Rolls-Royce makes some of the most expensive cars in the world. फिर भी यह $7 बिलियन की कंपनी एक ऐसे लड़के द्वारा शुरू की गई थी जिसने गरीबी में पाला बढ़ा और जिसके पास लगभग कोई शिक्षा नहीं थी। वास्तव में हेनरी रॉयस ने अपनी पहली $1 मिलियन की कंपनी सिर्फ 20 पाउंड से शुरू की थी। तो उन्होंने यह कैसे किया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो देखने के लिए फैक्ट्स फ्यूजन को सब्सक्राइब करें। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में हुआ था। उनके माता पिता जेम्स और मैरी एक आटा मिल चलाते थे। दुर्भाग्य से पारिवारिक व्यवसाय संघर्ष कर रहा था और 1867 तक वे दिवालिया हो गए। इससे रॉयस परिवार को काम की तलाश में लंदन जाना पड़ा। भले ही हेनरी सिर्फ 4 साल के थे, उन्होंने अपने पहले काम के रूप में खेत में पक्षियों को डराने का काम शुरू किया, जिससे उन्हें हफ्ते में सिर्फ कुछ सेंट मिलते थे। उनके पिता एक अन्य आटा मिल में काम करने लगे, लेकिन फिर भी भारी कर्ज में थे। परिवार के लिए हालात बहुत खराब हो गए थे और लेकिन जब ऐसा लगा कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, तब ट्रेजेडी ने दस्तक दी। जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। यह न केवल भावनात्मक रूप से विनाशकारी था, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि परिवार की आर्थिक समस्याएं और भी गंभीर हो गईं। इसलिए स्कूल जाने के बजाय हेनरी ने पूरा समय काम किया। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे और पोस्ट ऑफिस के लिए टेलीग्राम डिलीवर किए, जिससे उन्हें हर डिलीवरी के लिए कुछ सेंट मिलते थे। हालांकि हेनरी की मां अभी भी कर्ज में डूबी थी और उन्हें एहसास हुआ कि वह अब अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने हेनरी को एक वृद्ध दंपत्ति के साथ रहने के लिए भेज दिया। हालांकि सच कहें तो वह वृद्ध दंपत्ति खुद ही किसी तरह जीवन गुजार रहे थे। कई दिनों तक हेनरी के पास खाने के लिए सिर्फ दूध में डूबी रोटी का एक टुकड़ा होता था। इस कुपोषण और बचपन में कठोर श्रम ने उन्हें जीवन भर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने पर मजबूर कर दिया। जब तक वह 15 साल के हुए, उन्होंने केवल 1 साल की स्कूली शिक्षा पूरी की थी। इसलिए उनकी चाची ने उनकी शिक्षा में मदद करने की कोशिश की और उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आवश्यक छोटी सी फीस दी। इसका मतलब था कि हेनरी को फिर से रिलोकेट होना पड़ा, और जबकि उनकी चाची ने अप्रेंटिसशिप स्कीम की फीस भर दी, वह उनके रहने की व्यवस्था के लिए भुगतान नहीं कर सकी। लेकिन सौभाग्य से हेनरी को जॉर्ज यारो नामक व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिला, जिनका बेटा भी रेलवे कंपनी के लिए अप्रेंटिस था। रात में जॉर्ज ने दोनों लड़कों को औजारों का उपयोग करना सिखाया। हेनरी को यह बेहद दिलचस्प लगा और उन्होंने कई घंटे अभ्यास किया। वह किशोरावस्था में होने के बावजूद जल्द ही यारो के गार्डन शेड में खूबसूरती से बने पीतल के मॉडल व्हील बैरो बनाने लगे। हेनरी को भले ही ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वह अपने हाथों से कुशल थे और उनमें अविश्वसनीय कार्य नैतिकता थी। दुर्भाग्य से उनकी चाची द्वारा दी गई धनराशि केवल 3 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए पर्याप्त थी और फिर उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। इसलिए 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में एक टूल मेकिंग कंपनी में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें सिर्फ 1 पेनी प्रति घंटा मिलती थी। फिर वह लिवरपूल में इलेक्ट्रिक लाइट और पावर कंपनी में चले गए। उन्होंने अपने सहकर्मियों से ज्यादा मेहनत और लंबे समय तक काम किया। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भोजन भी छोड़ देते थे। विभिन्न नौकरियों में काम करने और जो कुछ भी बचा सकते थे उसे बचाने के बाद वह आखिरकार सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में रात के समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कक्षाएं लेने का खर्च उठा पाए। उन कक्षाओं से सीखी गई कौशलों ने सुनिश्चित किया कि 19 साल की उम्र तक वह अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन नौकरी हासिल कर सके, मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मुख्य इलेक्ट्रिशियन के रूप में। हेनरी को लगा कि वह आखिरकार प्रगति कर रहे थे, लेकिन 1884 में कंपनी बंद हो गई और हेनरी एक बार फिर बेरोजगार हो गए। ऐसा लग रहा था कि चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न करें, वह कभी अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इस बार किसी और कंपनी में नई नौकरी की तलाश करने के बजाय
हेनरी ने फैसला किया कि वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करेंगे। इतने विनम्र शुरुआत से आने के बावजूद हेनरी को विश्वास था कि जीवन में इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए और इसलिए उन्होंने अमीर बनने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी समझा कि उन्हें मदद की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने अपने सहकर्मियों को उनके साथ जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। उनके एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेमेन ने जोखिम उठाने के लिए हामी भरी। वह भी एक इंजीनियर थे और दोनों ने मिलकर 1884 में एक नया व्यवसाय शुरू किया जिसका नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। उस समय हेनरी के पास सिर्फ 20 पाउंड थे और अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड थे, लेकिन उन्होंने अपनी बचत का उपयोग करके एक साथ व्यवसाय शुरू किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक फिटिंग बनानी शुरू की। उन्होंने मैनचेस्टर में एक कुक स्ट्रीट पर एक इमारत किराए पर ली और एक दुकान के ऊपर एक कमरे में रहते थे। दोनों मुश्किल से खाने का खर्च उठा पाते थे, इसलिए उन्होंने हर दिन सैंडविच बनाकर खाए। दो युवाओं के इस तरह सफल होने की संभावना लगभग न के बराबर थी, लेकिन सेल्फ डाउट में डूबने के बजाय हेनरी ने वही किया जो उन्होंने हमेशा किया था और बाकी लोगों की तुलना में अधिक मेहनत की। जो भी काम उन्होंने किया उसमें उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनका प्रोडक्ट कंपटीशन से बेहतर हो। अंत में कई परीक्षणों के बाद उन्होंने अपना पहला सफल उत्पाद बनाया, इलेक्ट्रिक डोरबेल। ये बहुत तेजी से बिकने लगे और हेनरी को अक्सर देर रात तक अपने डेस्क पर काम करते देखा जाता था ताकि ग्राहकों के लिए और डोरबेल बना सकें। जो पैसा उन्होंने कमाया उसका उपयोग हेनरी ने और भी बड़े उत्पादों को बनाने के लिए किया, जैसे जनरेटर और अंततः एक इलेक्ट्रिक क्रेन। व्यवसाय में हर साल उन्होंने बेचने के लिए और उत्पाद बनाए और उनके मुनाफे में और वृद्धि हुई। 1897 तक उनके पास 6000 पाउंड के ऑर्डर थे। 12 महीने बाद ऑर्डर 20,000 पाउंड तक पहुंच गए। 1899 तक कंपनी का शेयर पूंजी 30,000 पाउंड हो गया। अब यह भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन याद रखें यह 1800 के दशक की बात है। मॉडर्न डे इन्फ्लेशन के बाद इसका मूल्य $1 मिलियन से अधिक हो जाता है। हालांकि इस सफलता के बावजूद हेनरी पहले से ही कुछ और भी महत्वाकांक्षी बनाने की सोच रहे थे, दुनिया की सबसे शानदार कार। लेकिन सबसे पहले हेनरी के पास एक और मामला था जिसे निपटाना था। अब जब हेनरी और अर्नेस्ट अपने पहले व्यवसाय से अमीर हो गए थे तो उन्होंने महसूस किया कि वे अब अपने व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोनों दोस्त इतने करीबी थे कि उन्होंने वास्तव में एक ही परिवार की बहनों एडिथ और मिनी पंट से शादी कर ली। इसलिए भले ही वे व्यावसायिक भागीदार थे, अब हेनरी और अर्नेस्ट आधिकारिक तौर पर परिवार बन गए थे। इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली उनकी पहली कंपनी की सफलता का मतलब था कि वे अब इतने स्थापित हो गए थे कि हेनरी अपनी यांत्रिक परियोजनाओं के साथ और भी महत्वाकांक्षी हो सकते थे। उस समय बहुत कम लोगों के पास कारें थीं, लेकिन हेनरी रॉयस उनमें से एक थे जिन्होंने ऑटोमोबाइल में गहरी रुचि ली। उन्होंने 1908 की 2 सिलेंडर वाली एक पुरानी फ्रेंच कार खरीदी। दुर्भाग्य से उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह शुरू भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अगले दिन तक हेनरी ने इसे फिर से चालू कर दिया और वहां रुकने के बजाय उन्होंने इसमें पाई गई सभी खामियों को लगातार सुधारते रहे। आखिरकार हेनरी ने फैसला किया कि इस कार को और बेहतर बनाया जा सकता है। पहली कार खुद के लिए बनाई गई थी, दूसरी उनके व्यावसायिक पार्टनर अर्नेस्ट को दी गई थी, लेकिन तीसरी एक व्यक्ति को बेची गई जिसने वाहन से इतना प्रभावित होकर हेनरी को कार डीलर चार्ल्स रोल्स से मिलवाया। जब चार्ल्स रोल्स ने हेनरी रॉयस से मुलाकात की तो शायद उनमें से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वे एक साथ कितनी बड़ी यात्रा पर निकलने वाले थे। किसी ने भी चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस को व्यापारिक साझेदार बनने की उम्मीद नहीं की थी। हेनरी गरीबी से अमीरी तक की कहानी थे, जबकि उनके साथी चार्ल्स इसके विपरीत थे, जिन्हें बचपन से ही सब कुछ आसानी से मिल गया था। लेकिन दोनों में कारों के प्रति जुनून साझा था।
और यही साझेदारी प्रसिद्ध रोल्स रॉयस ब्रांड को जन्म देगी। चार्ल्स रोल्स का जन्म 1877 में प्रथम बैरन और लेडी लैंगटैक के घर हुआ था। बचपन से ही चार्ल्स मैकेनिकल ऑब्जेक्ट से खेलते रहते थे, जिसके कारण उन्हें उनके दोस्तों ने डर्टी रोल्स का उपनाम दिया था। उन्होंने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल और अप्लाइड साइंस में अध्ययन किया और ग्रेजुएशन के बाद एक यॉट पर काम किया। फिर लंदन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में काम करने चले गए। चार्ल्स यूके में कार के मालिक बनने वाले पहले लोगों में से एक थे। वास्तव में 1896 में पेरिस से खरीदी गई उनकी पेजो फेटन कार की तस्वीर भी है, जब वे केवल 18 साल के थे। उन्हें कारों से इतना प्यार था कि उनके पिता ने उन्हें एक कार डीलरशिप खोलने के लिए पैसे दिए। यह CS रोल्स एंड को डेसर्टे नामक कंपनी थी और उन्होंने फ्रेंच कारों को इंग्लैंड में ग्राहकों के लिए आयात करना शुरू किया। चार्ल्स रोल्स ने मोटरहेड समुदाय में अपनी एक अच्छी पहचान बना ली थी। उन्होंने 83 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अनौपचारिक भूमि गति रिकॉर्ड बनाया। शायद आज के मानकों से यह प्रभावशाली न लगे, लेकिन उस समय यह अविश्वसनीय रूप से तेज था। वास्तव में चार्ल्स को कुछ हद तक डेयर डेविल के रूप में भी जाना जाता था। 1903 में चार्ल्स ने पेरिस से मैड्रिड की रेस में भाग लिया, जहां 34 ड्राइवर और दर्शकों की मौत हो गई थी। ऐसा ज्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि कारें सड़क पर इतनी धूल उड़ा रही थीं कि कोई कुछ देख नहीं सकता था और दर्शक कारों को करीब से देखने के लिए सड़क पर आ जाते थे और कुचले जाते थे। लेकिन चार्ल्स इस उथल पुथल में फल फूल रहे थे और वर्षों तक खतरनाक रेसों में भाग लेते रहे। चार्ल्स केवल तेज कार चलाने के ही शौकीन नहीं थे, बल्कि वे एक एविएटर भी थे। उन्होंने गर्म हवा के गुब्बारों में 170 से अधिक उड़ानें भरी और ग्रेट ब्रिटेन में पायलट लाइसेंस पाने वाले दूसरे व्यक्ति बने। उन्होंने राइट फ्लायर विमान में 200 से अधिक उड़ानें भरी। तो स्पष्ट है कि चार्ल्स की परवरिश हेनरी से बहुत अलग थी और चार्ल्स को निश्चित रूप से विलासिता का स्वाद पसंद था। हालांकि जब चार्ल्स रोल्स ने पहली बार हेनरी रॉयस से मुलाकात की तो उन्हें संदेह हुआ। उन्हें 3 और 4 सिलेंडर कारें बहुत पसंद थीं, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि वे हेनरी की बनाई 2 सिलेंडर कार पसंद कर पाएंगे। लेकिन हेनरी की कार चलाने के बाद चार्ल्स इसकी गुणवत्ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। उस शाम चार्ल्स एक उधार ली हुई रॉयस कार में लंदन लौटे। रात के बीच में उन्होंने अपने व्यावसायिक साझेदार को जगाया और उत्साहित होकर बताया, मैंने दुनिया के सबसे महान मोटर इंजीनियर को खोज लिया है। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। यह उन दुर्लभ समयों में से एक है जब आप सचमुच मुफ्त में पैसे कमा सकते हैं। मुझे पता है कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है कि कभी-कभी जब कोई कंपनी बढ़ रही होती है और अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रही होती है, तो वे लोगों को अपने सेवा से परिचित कराने के लिए इतने शानदार सौदे पेश करते हैं। जैसे पुराने दिनों में पेपैल ने साइन अप करने के लिए मुफ्त नकद दिया था, या उबर ने मुफ्त राइड दी थी। ये तो BS चोट एग्जाम्पल्स है। दिसंबर 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने आधिकारिक रूप से रोल्स रॉयस नामक संयुक्त व्यवसाय की स्थापना की। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हेनरी गरीबी में पैदा हुए थे और उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया था उसके लिए कड़ी मेहनत की थी, जबकि चार्ल्स युवा थे और उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया था। चार्ल्स सिर्फ तेज कारों के प्रेमी ही नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन व्यापारी भी थे जो मार्केटिंग और जनसंपर्क की ताकत को समझते थे। चार्ल्स ने अपने उच्च वर्ग के संपर्कों का बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने राजनीति, मीडिया और यहां तक कि शाही परिवार के साथ अपने संबंधों का उपयोग करके उन ग्राहकों को ढूंढा जो उनकी लग्जरी कारें खरीद सकते थे। चार्ल्स और हेनरी दोनों की जोड़ी एकदम सही थी, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक कौशल लाए थे। दोनों अपने अपने क्षेत्र में मास्टर थे और एक साथ मिलकर अजेय हो गए थे। अजेयम या टी हो। 1904 में
उन्होंने अपनी पहली गाड़ी रोल्स रॉयस 10 HP पेरिस सैलून, जो बाद में पेरिस मोटर शो के नाम से जाना गया, में प्रस्तुत की। उन्होंने इसे चार्ल्स के कार डीलरशिप में 395 पाउंड में बेचा। अगर आज के समय के हिसाब से इसे देखें तो यह हजारों डॉलर के बराबर है। केवल 16 ऐसी कारें बनाई गईं, और अगर आज किसी के पास है तो यह बहुत कीमती होती है। 2007 में एक कार नीलामी में 3.2 मिलियन पाउंड में बिकी थी। उनकी दूसरी गाड़ी 1906 में बाजार में आई, जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। इस कार के सभी धातु के हिस्सों को चांदी और एल्यूमीनियम से कवर किया गया था। इस गाड़ी ने 15,000 मील की धीरज दौड़ पूरी की, और इसके बाद उन्होंने दर्शकों को चौंकाने के लिए एक प्रचार स्टंट किया। उन्होंने कार के चलने वाले इंजन पर 1 कप पानी रखा, और इंजन इतना शांत था कि पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। उस समय इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कार करार दिया गया था। आज भी सिल्वर घोस्ट को सबसे मूल्यवान कारों में से एक माना जाता है। वास्तव में 2005 में एक मालिक ने अपनी कार का बीमा $35 मिलियन में करवाया था। जब कंपनी पूरी तरह से स्थापित हो गई और उनकी प्रतिष्ठित और शानदार कारें सुर्खियां बटोरने लगीं, तब चार्ल्स ने हेनरी को विमान का इंजन बनाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि चार्ल्स का दूसरा जुनून हवाई उड़ानें थी। लेकिन हेनरी ने मना कर दिया, क्योंकि वह केवल कारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। इसके बावजूद कंपनी की बढ़ती सफलता के कारण चार्ल्स को अब हवाई उड़ानों पर ज्यादा ध्यान देने का समय मिल गया। आखिरकार चार्ल्स ने रोल्स रॉयस के तकनीकी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया, ताकि वह पूरी तरह से हवाई जहाजों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। चार्ल्स ने कहा कि उन्हें उड़ानें ज्यादा पसंद थीं, क्योंकि हवा में कोई पुलिस वाला नहीं था। 1909 में चार्ल्स ने अपना खुद का राइट फ्लायर विमान खरीदा, और 1 साल बाद उन्होंने बिना रुके इंग्लिश चैनल पार करने और वापस आने वाले पहले व्यक्ति के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। अखबारों ने उन्हें उस समय का सबसे बड़ा नायक करार दिया। दुर्भाग्यवश यह उनका एकमात्र रिकॉर्ड नहीं था। एक हवाई शो के दौरान जब चार्ल्स बहुत तेज हवाओं वाले दिन उड़ान भर रहे थे, उन्होंने विमान की सीमाओं को धक्का दिया। जब वह उतरने की कोशिश कर रहे थे, तब विमान के हिस्से टूटने लगे और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। चार्ल्स रोल्स का नाम इतिहास में उस पहले ब्रिटिश नागरिक के रूप में दर्ज हुआ जो विमान दुर्घटना में मारा गया। यह 1910 की बात है, और वह सिर्फ 32 साल के थे। अपने बिजनेस पार्टनर को खोने के ठीक 1 साल बाद हेनरी रॉयस की सेहत बिगड़ने लगी। उनके सालों के खराब खानपान और कम नींद का असर अब दिखने लगा था। वह अब कारखाने में दिन रात काम नहीं कर सकते थे, और उन्होंने ज्यादा समय घर पर बिताना शुरू कर दिया। खराब सेहत के बावजूद हेनरी रॉयस ने काम करना नहीं छोड़ा, यहां तक कि वह अपने बिस्तर से डिजाइन के आइडिया स्केच करते रहे। हालांकि हेनरी ने सालों तक विमान इंजन बनाने से मना कर दिया था, उन्हें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में विमान इंजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1900 में उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन का निर्माण किया, जिसने सभी मित्र राष्ट्रों के विमानों की कुल हॉर्स पावर का आधा हिस्सा प्रदान किया। यहीं से रोल्स रॉयस की विमान इंजनों की विरासत की शुरुआत हुई। और जहां तक कारों का सवाल है, 1921 तक उनकी कारों की इतनी ज्यादा मांग थी कि ऑर्डर पूरा करने के लिए 3 साल की प्रतीक्षा सूची थी। इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नया रोल्स रॉयस कारखाना खोला, जो मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड में था। अगले 10 वर्षों में उन्होंने 2,944 कारों का उत्पादन किया। अगर यह संख्या आपको कम लग रही हो, तो यह इसलिए है क्योंकि रोल्स रॉयस अपनी बेहतरीन गुणवत्ता वाली कारों के निर्माण पर गर्व करता है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। आज भी हर गाड़ी हाथ से बनाई जाती है, और एक गाड़ी को पूरा करने में 6 महीने तक लग सकते हैं। 1930 में हेनरी रॉयस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया और उन्हें सर की उपाधि दी गई।
मात्र 3 साल बाद 70 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। चाहे उनकी तबीयत कितनी भी खराब हो, हेनरी रॉयस ने कभी काम करना बंद नहीं किया। उनके अंतिम डिजाइन लिटरली उनके मौत के बिस्तर पर बनाए गए थे। मरने से एक रात पहले उन्होंने एक लिफाफे के पीछे एक एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर का स्केच बनाया और अपनी नर्स से उसे फैक्ट्री में कामगारों को भेजने के लिए कहा ताकि वे उनका आविष्कार तैयार कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से वह स्केच भेजा नहीं जा सका क्योंकि हेनरी की मृत्यु पहले हो गई। यह साफ है कि चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस दोनों ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो उनके जीवन काल से भी बहुत अधिक समय तक जीवित रही। रोल्स रॉयस ने दोनों के मरने के बाद भी कारों का निर्माण जारी रखा और आज भी यह नाम शानदार लग्जरी और बेहतरीन इंजीनियरिंग का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान में कंपनी का मूल्यांकन $7 बिलियन से अधिक है। अगर हम रोल्स रॉयस की कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है कि चाहे आपकी शुरुआत कैसी भी हो, अगर आप मेहनत और दृढ़ संकल्प से काम करें तो आप कुछ अद्भुत बना सकते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। हेनरी रॉयस के शब्दों में, संपूर्णता की कोशिश करो, जो सबसे अच्छा है उसे लो और उसे और बेहतर बनाओ, और अगर वह मौजूद नहीं है तो उसे खुद बनाओ। और यही रवैया उस व्यक्ति से भी मेल खाता है जिसने लैम्बोर्गिनी बनाई थी। वह जिन कारों का परीक्षण करते थे उनसे कभी खुश नहीं होते थे और इसी कारण हेनरी रॉयस की तरह उन्होंने भी अपनी खुद की कार बनाने का निर्णय लिया। हालांकि लैम्बोर्गिनी की कहानी में फर्क यह था कि उनकी कार बनाने की प्रेरणा एंजो फेरारी से बदला लेने की थी। ईमानदारी से कहूं तो लैम्बोर्गिनी की कहानी वाकई हैरान करने वाली है और आपको इसे जरूर देखना चाहिए।